हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं अरिहंत पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो JSSC CGL के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें आज हम लोग भौतिकी देखेंगे, फिज़िक्स। इसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदु व्याख्या सहित दिए हुए हैं और 100+ प्रश्नोत्तर है और यह सिर्फ एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स। इसमें पहला टॉपिक है मात्रक एवं मापन। इसको देखते हैं हम लोग। प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए किसी निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक राशियाँ। देखते हैं वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल आदि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। देखते हैं अदिश राशि और सदिश राशि। पहले अदिश राशि के बारे में देखते हैं हम लोग। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो यानी मैग्नीट्यूड हो और दिशा नहीं होती है अदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे दूरी, द्रव्यमान, चाल, गति, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं सदिश राशि। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे विस्थापन, आवेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग SI प्रणाली। यह प्रणाली निम्नलिखित 7 मूल मात्रक एवं 2 पूरक मात्रक पर आधारित है। मूल राशि देखते हैं और उसका मूल मात्रक। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पीयर, ताप का केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मूल राशि जो है इधर फिर दिया है ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। पूरक राशि में जो है समतल कोण रेडियन इसका मात्रक होता है और घन कोण का जो है स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ अन्य व्युत्पन्न मात्रक। इसके बारे में देखते हैं। राशि SI मात्रक जो बल है, बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। उष्मा का जूल, प्रतिरोध का ओम। रेडियोधर्मिता का क्यूरी, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, विद्युत धारिता का फैराडे। नेक्स्ट है नोट में देखते हैं हम लोग। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी जो है एक खगोलीय मात्रक यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मुख्य वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग। इसके बारे में देखते हैं। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने में किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग उस ताप मापने के लिए किया जाता है जैसे सूर्य का ताप। तनाव मापी यानी टेंसियोमीटर का उपयोग मृदा में जल तनाव मापने के लिए किया जाता है। पथ मापी यानी ओडोमीटर के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइगर मूलर काउंटर की सहायता से रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। अगला है नोट में देखते हैं एपगर पैमाना। एपगर पैमाने द्वारा किसी नवजात शिशु की भौतिक स्थिति जैसे त्वचा का रंग, हृदय की गति, लंबाई, चौड़ाई आदि का मापन किया जाता है। विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक। इसके बारे में देखते हैं। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो नए हमारे चैनल पे विजिट किए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो अगर स्लो लगे तो स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा और स्पीड लगे तो स्लो करके देख लीजिएगा और अपने 5 मित्रों तक वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। हम लोग देखते हैं विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक। उपकरण, आविष्कारक, देश, वर्ष। बैरोमीटर का जो आविष्कारक हैं ई टारसेली, इटली के निवासी 1644 ईस्वी में। स्टीम इंजन यानी पिस्टन का जो खोज किए धाम न्यूकोमेन, ब्रिटेन के 1712 में। क्रोनोमीटर की खोज जॉन हैरिसन, जर्मनी के निवासी 1735 ईस्वी में। स्टीम इंजन कंडेंसर जेम्स वाट द्वारा खोज किया गया, स्कॉटलैंड के निवासी थे 1769 ईस्वी में। विद्युत पंखा की खोज जो है व्हीलर ने, USA के वैज्ञानिक 1776 ईस्वी में इन्होंने खोज किया। टेलीग्राफ जो यांत्रिक है M लैमांड द्वारा फ्रांस के जो निवासी थे 1787 ईस्वी में खोज किया गया। विद्युत बैटरी की जो है खोज
अलेसांड्रो वोल्टा द्वारा किया गया, जो इटली के निवासी थे। 1800 ईस्वी में इन्होंने खोज किया। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे, जो इंग्लैंड के निवासी थे। 1831 ईस्वी में इन्होंने किया। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे, ब्रिटेन के निवासी। 1831 ईस्वी में इन्होंने खोज की। डीसी मोटर जेनोबे ग्रामे, बेल्जियम के निवासी। 1873 ईस्वी में खोज इन्होंने की। टेलीफोन का जो आविष्कारक हैं ग्राहम बेल, यूएसए के वैज्ञानिक हैं। 1876 ईस्वी में इन्होंने खोज की। ग्रामोफोन की खोज थॉमस एल्वा एडिसन, यूएसए के निवासी। 1878 ईस्वी में। फाउंटेन पेन की खोज लेविस वाटरमैन, यूएसए निवासी। 1884 ईस्वी में इन्होंने खोज की। नेक्स्ट है एसी मोटर की खोज निकोला टेस्ला द्वारा, यूएसए के वैज्ञानिक। 1888 में किया गया। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल द्वारा, जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे। 1895 ईस्वी में की गई। लाउड स्पीकर की खोज होरेस शॉर्ट, ब्रिटेन निवासी। 1900 ईस्वी में खोज किया गया। वॉशिंग मशीन की खोज हार्ले मिशन कंपनी, जो यूएसए के वैज्ञानिक थे। 1907 ईस्वी में इन्होंने खोज किया। नियॉन लैंप की खोज जॉर्ज क्लाड ने किया, फ्रांस के निवासी थे। 1910 ईस्वी में इन्होंने आविष्कार किया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट है गति एवं गति के नियम। गति के बारे में देखते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। विराम तथा गति एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु एक समान वेग के साथ समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति वाला पिंड का मतलब होता है वस्तु त्वरित नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि एक समान वेग से चल रही रेलगाड़ी में व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है तो गेंद का पथ परवलयाकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। गति से संबंधित मूलभूत पद यानी टर्म देखते हैं हम लोग। दूरी, तो दूरी के बारे में देखते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, या दिशा रहित लंबाई की माप को दूरी कहते हैं। और दूरी को एस से सूचित किया जाता है। दूरी का मात्रक जो होता है मीटर, लंबाई जो है दूरी एक प्रकार का लंबाई ही होता है तो मीटर में मापा जाता है। विस्थापन, वस्तु की गति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है चाल के बारे में देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा तय करने में लगे समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। औसत चाल बराबर होता है चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। वेग की परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक या इकाई समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। त्वरण के बारे में देखते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा उसमें लगे कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है। औसत त्वरण बराबर होता है वेग में कुल परिवर्तन बटे लगा कुल समय। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, गति के समीकरण के बारे में देखते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तब उसके वेग, त्वरण तथा तय की गई दूरी में संबंध निम्न प्रकार से होता है। गति के समीकरण देखते हैं। v बराबर u प्लस AT होता है। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, जहाँ u जो होता है प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग होता है, a त्वरण होता है, t समय तथा s तय की गई दूरी। उपरोक्त समीकरणों को गति के समीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन का प्रथम नियम देखते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि किसी सरल रेखा में एक समान चाल से चल रही है तो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए फल टहनियों से टूटने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द्वितीय नियम यानी न्यूटन का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्योंकि चोट भी नहीं लगेगा और उससे जो है गेंद भी नहीं छूटेगा। तृतीय नियम देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, जैसे रॉकेट का प्रक्षेपण या जो समुद्र में नाव है, नाव से कूद करके बाहर आना। नेक्स्ट देखते हैं बल के बारे में। फोर्स,
बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है या चेष्टा करता है। बल F बराबर जो होता है द्रव्यमान m गुने त्वरण a, यानी F बराबर ma, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। इस पे जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं इस फॉर्मूला से। अभिकेंद्र बल के बारे में देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, माने अंदर की ओर, इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए घुमावदार रेलवे ट्रैक और घुमावदार सड़कें एक तरफ को झुकी हुई या उठी हुई होती है। अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए साइकिल सवार मोड़ पर अंदर की ओर झुक जाता है। अपकेंद्रीय बल एक छद्म जो आभासी बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़े सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब हम लोग देखते हैं जो बॉक्स में दिया हुआ है संवेग मोमेंटम के बारे में। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। आवेग के बारे में देखते हैं। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल तथा समयांतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं, या किसी वस्तु के संवेग में उत्पन्न परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। घर्षण के बारे में देखते हैं, फ्रिक्शन के बारे में। घर्षण बल एक संपर्क बल है जो सदैव इसके संपर्क में आई सतहों के बीच की विपरीत दिशा में लगता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। घर्षण बल है जैसे हम लोग फुटबॉल को किक लगाते हैं तो फुटबॉल कुछ देर के बाद जो है चलते चलते रुक जाता है। तो क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी में जो है एक घर्षण बल कार्य करता है ज़मीन में, और वह जो है उसका विरोध करता है गति का, और वह एक समय जा कर के रुक जाता है। अगर यही चिकना होता, घर्षण नहीं होता, तो क्या होता कि वो चलते जाता, और घर्षण अगर नहीं होता तो हम लोग दीवार में कील भी नहीं ठोक सकते थे, वो फिसल जाता, हम लोग चल भी नहीं सकते थे, फिसल करके गिर जाते। घर्षण बल संपर्क में स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं तथा गाड़ियों के ब्रेक घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। घर्षण बल स्वतः समायोजन सेल्फ एडजस्टिंग बल है। सतह चिकनी होने पर घर्षण बल का मान कम तथा सतह खुरदरी होने पर घर्षण बल का मान अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में। वर्क, पावर एंड एनर्जी। कार्य के बारे में देखते हैं पहले। कार्य बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक जूल होता है, यानी कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य W बराबर बल F गुने बल की दिशा में विस्थापन D होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी वस्तु को खुरदुरे धरातल पर खींचा जाता है तब घर्षण बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यदि कोई वस्तु एक दीवार को धकेलता है तथा दीवार विस्थापित न हो तो व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत है। यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है तो किया गया कार्य शून्य होता है। हम कह सकते हैं कि दीवार को जब हम पूरे दिन भर उसको धक्का देते रहें और दीवार टस से मस ना हो, माने एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, तो समझिए कि हम परिश्रम जरूर कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा के बारे में, एनर्जी। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। Ke बराबर 1/2 mv² ये सूत्र होता है। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। Pe बराबर mgh होता है, फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उदाहरण। उपकरण देखते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
शक्ति के बारे में। शक्ति देखते हैं हम लोग। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक वाट होता है, W से सूचित करते हैं। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 अश्व शक्ति बराबर 740 वाट होता है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के बारे में देखते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। न्यूटन ने 1686 ईस्वी में यह बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या होता है? पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे है, इस बल की दिशा पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व निम्नलिखित है। गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ज्वार भाटा आता है। चौथा है, चक्कर लगा रहे उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा यदि 1 चम्मच नीचे गिराया जाए तो वह अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में उपग्रह के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में देखें हम लोग। किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर g का मान घटता है। g का मान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। g का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम हो जाता है तथा घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है। तो ये जस्ट अपोजिट होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम होता है और घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ता है। तो याद रखेंगे इसे। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। भार तथा द्रव्यमान, इसके बारे में देखते हैं। जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वस्तु का भार कहलाता है तथा द्रव्यमान किसी वस्तु में द्रव्य अथवा पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है यानी स्थिर रहता है तथा वस्तु का भार W बराबर mg नियत नहीं होता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होने के कारण यह प्रत्येक स्थानों पर बदलता रहता है। एक समान वेग से चलती लिफ्ट में वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। पलायन वेग के बारे में देखते हैं हम लोग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर दे कभी वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता है। पृथ्वी तल पर इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है यानी 11,200 मीटर पर सेकंड होता है। ये पलायन वेग होता है। इसका फॉर्मूला है √2g/re, जहाँ re जो होता है पृथ्वी की त्रिज्या, पलायन वेग कक्षीय वेग का जो है √2 गुना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चंद्रमा पर पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है जिसके कारण वहाँ वायुमंडल का अभाव है। किसी वस्तु को पलायन वेग से फेंकने पर न्यूनतम ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। उपग्रह सैटेलाइट के बारे में देखते हैं हम लोग। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। उपग्रह निर्वात में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है। नोट, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को छोड़ने के लिए कुल ऊर्जा सदैव 0 होनी चाहिए। ठोस तथा द्रव पदार्थों के गुण के बारे में देखते हैं हम लोग। प्रत्यास्थता, इसके बारे में देखें पहले। प्रत्यास्थता वह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न विरूपण का विरोध करती है तथा विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो वह जो है फिर अपनी अवस्था में आ जाता है, लेकिन स्प्रिंग को फिर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खींच दिया जाएगा तो अपने क्वालिटी को ख़त्म कर लेता है हमेशा के लिए। तो आगे देखते हैं हम लोग।
प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि दी गई विकृति के लिए प्रतिबल का परिमाण रबड़ की अपेक्षा स्टील में अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि पास्कल के नियम पर आधारित है। दाब बढ़ाने पर पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। घनत्व, डेंसिटी के बारे में देखते हैं हम लोग। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन घनत्व कहलाता है। घनत्व का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। समुद्र के जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होता है। जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। यदि जल तथा मिट्टी के तेल को मिश्रित किया जाए तो जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं हम लोग। जब वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जल में किसी वस्तु को हम लोग जब उठाते हैं तो भार उसका जो द्रव्यमान है कम महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसमें जो है एक उत्प्लावक बल कार्य करता है जो ऊपर की ओर लगता है, उसी के चलते हम लोगों को थोड़ा हल्का महसूस होता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के बारे में देखते हैं। प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की छोटी बूंद गोलीय आकार में गिरती है। जब बारिश होता है तो जो गोल गोल बूंद गिरते हैं, बारिश के बूंद, ये जो है गोल बूंद हो जाते हैं। कैसे? वो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होते जाते हैं। बर्नौली प्रमेय को देखते हैं हम लोग। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में तरल धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है यानी स्थिर रहता है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आ रही ट्रेन की ओर उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के दाब के कारण अंदर को खिंचाव उत्पन्न करता है। ऊष्मा, हीट के बारे में देखते हैं हम लोग। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिससे हम गर्मी अनुभव करते हैं। ऊष्मा से संबंधित विज्ञान को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इसका मात्रक कैलोरी होता है, किलो कैलोरी तथा जूल भी होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 418 जूल बराबर 4.2 जूल भी इसको कह सकते हैं लगभग। ताप, टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। किसी वस्तु की गर्माहट तथा ठंडक का मापन ताप कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। जब दो वस्तुएं संपर्क में स्थित होती हैं तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। वस्तु के ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। विभिन्न पैमानों में निम्न संबंध होता है। C/5 बराबर F - 32/9 और C/5 बराबर होगा K - 273/5। तो इस तरह से जो है फार्मूला होता है कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में। तो इसको देखेंगे आगे। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एग्जैक्टली जो है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन लगभग में इसको 37 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाता है। और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के ताप को मापता है। पारे का हिमांक जो -39 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इससे नीचे का ताप मापने के लिए अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का हिमांक जो होता है -115 डिग्री सेल्सियस होता है और 0 केल्विन के समीप ताप को मापने का क्रायोजेनिक कहते हैं। पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है, यानी अत्यधिक ताप को मापने के लिए जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य का ताप जो है 10⁻7 केल्विन होता है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। इसे केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं, अर्थात 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन बराबर 0 डिग्री
सेल्सियस। तापदीप्त बल्ब गर्म होने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। 100 वाट के बल्ब के फिलामेंट का ताप लगभग 4600 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तापदीप्त बल्ब के सतह का ताप 150 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। जिस वस्तु से रोशनी पारित हो सके उसे ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वस्तु कहते हैं, और जिससे रोशनी पारित न हो पाए उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिससे हल्का हल्का पारित हो पाए यानी आर पार हो सके उसे पारभासी कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में देखें हम लोग। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक जूल पर किलोग्राम होता है, जूल पर किलोग्राम, और केल्विन या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट। ताप बढ़ने पर अधिकतर पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा बढ़ती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ने पर घटती है तथा इसके बाद बढ़ती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 15 डिग्री सेल्सियस पर 4180 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होती है। पारे की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। सोने की विशिष्ट ऊष्मा 130 जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। ऊष्मा संचरण के बारे में देखते हैं हम लोग। ऊष्मा संचरण की मुख्यतः 3 विधियाँ निम्नलिखित है। चालन। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु के ऊंचे ताप वाले कण अपेक्षाकृत कम ताप वाले कणों को परस्पर संपर्क से आणविक कंपन द्वारा ऊष्मा देते हैं, चालन कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब धात्विक छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो इसका दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी ऊष्मा के अच्छे परिचालक हैं, जबकि कांच, ग्लास एक बुरा परिचालक है यानी बैड कंडक्टर है। संवहन देखते हैं हम लोग। साधारणतया द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन प्रक्रम द्वारा होता है। इसमें पदार्थ को गर्म करने पर कणों के पूर्णतः स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। उदाहरण समुद्र, समीर, व्यापारिक पवनें इत्यादि। विकिरण देखते हैं हम लोग। ऊष्मा संचरण की इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है तथा यह ऊष्मा संचरण ठोस, द्रव, गैस के साथ साथ निर्वात में भी संभव है। उदाहरण के लिए, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा इसी विधि द्वारा आती है। इसमें ऊष्मा संचरण सर्वाधिक गति से होता है। नेक्स्ट है तरंग के बारे में देखते हैं। वेव्स। तरंग वह विक्षोभ है जिसके माध्यम से ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तरंगें सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंगें, जिसे अनुदैर्घ्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के सम्मिलित रूप को यांत्रिक तरंगें कहते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगें दूसरा होता है। ध्वनि तरंगें के बारे में देखते हैं पहले। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती है। ये तरंगें वायु में 332 मीटर पर सेकेंड लगभग की चाल से चलती है। नोट देखते हैं हम लोग। कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा बीटा किरणें ध्वनि तरंगें तथा प्रश्रव्य तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। ध्वनि के अभिलक्षण देखते हैं। ध्वनि के अभिलक्षण प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला होता है ध्वनि में तारत्व अथवा पिच। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना ज्ञात होता है, यानी पतला आवाज़ है या मोटा है, इसको तारत्व बोलते हैं। प्रबलता। ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है, उसको प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। तीसरा है गुणता। ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर 2 भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति एवं समान तीव्रता की ध्वनियों में अंतर करते हैं, गुणता कहलाती है। नोट में देखते हैं हम लोग। संगीत में सुर की कोटि मौजूदा सन्नाद पर निर्भर करती है। फोर्थ है तीव्रता। किसी इकाई क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकेंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि तीव्रता कहलाती है। तीव्रता जो होता है आयाम के समानुपाती होता है। तीव्रता जो है आयाम स्क्वायर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट देखते हैं श्रव्य का परिसर। आवृत्तियों की परास के आधार पर तरंगों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की परास जो होती है रेंज, ये श्रव्य तरंगें होती है जिसे हम लोग सुन सकते हैं। और श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये आवृत्ति की परास की ध्वनि को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। प्राश्रव्य तरंगें, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसे भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। प्रतिध्वनि देखते हैं हम लोग।
ध्वनि की पुनरावृत्ति यानी कोई आवाज़ किया वही आवाज़ गूंजता है 2 बार 3 बार तो वही प्रतिध्वनि कहते हैं, जिसे इक्को कहा करते हैं। ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण ध्वनि का प्रावर्तन प्रतिध्वनि कहलाता है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक यानी 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। ध्वनि के स्रोत तथा अवरोधक के बीच की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होती है। मैक संख्या देखते हैं हम लोग। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब को उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। शोर के बारे में देखते हैं। जो ध्वनि हमारे कानों को अप्रिय एवं कर्कश प्रतीत होती है उसे शोर कहते हैं। शोर को डेसिबल डीबी में मापते हैं। ध्वनि की 120 डेसिबल से अधिक प्रबलता शोर के अंतर्गत आता है। शोर वस्तुओं के अनियमित कंपन द्वारा उत्पन्न होता है तथा इसकी कोई निश्चित आवृत्ति नहीं होती है। सोनार के बारे में देखते हैं। सोनार से तात्पर्य है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग कर जल में स्थित पिंडों की दूरी, जल के अंदर मछलियों का समुदाय, शत्रुओं की पनडुब्बी आदि का पता लगाया जाता है। यह एक प्रेषित या संसूचक है जिसे नाव या जहाज में लगाया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें के बारे में देखते हैं। वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है। प्रकाश तरंगें, गामा किरणें, ऊष्मा तरंगें, रेडियो तरंगें आदि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में अधिकतम से न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का क्रम निम्न है। रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरणें, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो ये जो है सबसे ज़्यादा गामा किरणें होती है और ये सबसे कम रेडियो तरंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें जो है अधिकतम से न्यूनतम की तरफ, तो सबसे अधिक जो है रेडियो तरंग में होता है, उसके बाद सबसे कम जो न्यूनतम जो होता है तरंगदैर्घ्य गामा किरण में। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड या 20 सेकेंड लगता है और ये पृथ्वी तक पहुंच जाता है। इसमें कुछ कट गया है, क्षमा चाहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के चीखने पृष्ठ से टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण से परावर्तन। इसके बारे में देखते हैं। यदि सतह परावर्तक सतह जिससे परावर्तन होता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा बनाता है ये समतल दर्पण। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 भी चाल से अपनी ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कोण थीटा पर झुके समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर जो है 360 डिग्री बटे θ-1 होता है। गोलीय दर्पण देखते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी होता है, जबकि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होता है। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में देखते हैं। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में, गाड़ी की हेडलाइट में, सोलर कुकर में। उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं। गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो साइड मिरर के रूप में दर्पण लगा रहता है पीछे की दृश्य को देखने के लिए, वो जो होता है उत्तल दर्पण। सोडियम परावर्तक लैंप में जो है उत्तल दर्पण होता है। प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और परावर्तन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इसका जो है प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देखते हैं।
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और यह घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जे साइन और अपवर्तन कोण की जे साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है माइक्रो, जिसे सूचित करते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं तथा माइक्रो अपवर्तनांक कहते हैं। माइक्रो को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लेंस के बारे में देखते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरे माध्यम को उत्तल लेंस कहते हैं। इसका मध्य भाग मोटा और किनारे पर पतला होता है। ये जो है उत्तल लेंस है इस प्रकार का, और इस तरह से जो रहता है किनारे में मोटा और बीच में पतला, ये अवतल लेंस होता है। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। दोनों ओर से दबी हुई सतहों से घिरे माध्यम को अवतल लेंस कहते हैं। इसका मध्य भाग पतला एवं किनारे पर मोटा होता है। इसके बारे में हम दिखा दिए, पिक बना दिए उसका। ये जो है अवतल हुआ इस प्रकार का। जब लेंस अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायु का बुलबुला द्रव में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और इसे डी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कणों से युक्त माध्यम द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण वह सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है, यानी जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका जो प्रकीर्णन होता है अधिक होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है। जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण वह सबसे कम प्रकीर्णित यानी फैलता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में देखते हैं हम लोग। प्रकाश की किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से पूर्ण रूप से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के विभिन्न प्रक्रम के व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं हम लोग। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है तथा फैल जाता है। हम दर्पण में अपने आप को देख पाते हैं क्योंकि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है एवं यह दूर से ही दिखाई देता है। वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं शामिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। गर्मियों में सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग अधिक किया जाता है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे प्रावर्तक और काले वस्त्र अच्छे अवशोषक होते हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। जल के अंदर पड़ी हुई वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में मरीचिका, जल में चमकदार बुलबुले, हीरे का चमकना इत्यादि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है का उपयोग डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोपी में किया जाता है। वस्तुओं का रंग के बारे में देखते हैं। सामान्य प्रकाश में रखी गई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तन या अपवर्तन द्वारा हमारी आंख में भेजती है वस्तु उसी रंग का दिखाई पड़ता है। जब श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो यह काले रंग का दिखाई देता है क्योंकि यह प्रत्येक यानी सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं हम लोग। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि दोष और निवारण। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। जरा दूरदृष्टि जो है द्विफोक्सी यानी बाईफोकल लेंस द्वारा किया जाता है और बिंदुकता बेलनाकार लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं विद्युत एवं चुंबकत्व। विद्युत आवेश के बारे में देखते हैं। पहले आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलॉम होता है जिसे कैपिटल C से सूचित करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों का धनावेश
धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश या धन आवेश और ऋण आवेश का नाम दिया था। विद्युत धारा के बारे में देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पीयर होता है। यह एक अदिश राशि है। धारा मुख्यतः निम्न दो प्रकार की होती है। दिष्ट धारा वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता है, दिष्ट धारा कहलाती है। किसी बैटरी से प्राप्त धारा दिष्ट धारा कहलाती है। और दूसरा जो होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेट करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ओम का नियम देखते हैं हम लोग। नियत ताप पर या स्थिर ताप पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो है I बराबर V/R ये होता है और R यहाँ प्रतिरोध होता है और V विभवांतर और I जो है धारा होता है। धातुओं का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अमीटर जो है विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर के बारे में देखते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में लगाया जाता है, संयोजित किया जाता है। यह आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत फ्यूज के बारे में देखते हैं हम लोग। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह तांबा, टीन, शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक कम होता है। इसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज कम गलनांक वाली धातु के बनाए जाते हैं जिससे कि अधिक धारा बहने पर यह पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर दे। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है जिसका गलनांक अधिकतम 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट चौक कुंडली के बारे में देखते हैं। यह उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली का प्रतिरोध लगभग 0 रहता है परंतु लोहे के क्रोड के कारण प्रेरकत्व का मान बहुत अधिक होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए ट्यूबलाइट में चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है। घरेलू परिपथ में सभी अवयव समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं हम लोग। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर दिष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता कम वोल्टता को उच्च वोल्टेज में परिवर्तन करता है। इस उपकरण में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। चुंबक के बारे में देखते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो गुण होता है, किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के दोनों सिरों के निकट का वह बिंदु जिस पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है ध्रुव कहते हैं, यानी पोल। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। चुंबक के गुण के बारे में देखते हैं हम लोग। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर होता है तथा दूसरा ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरता है। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर कम होता जाता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। किन्हीं 2 चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर इसके ध्रुव अलग नहीं होते बल्कि टूटे हुए भाग में पुनः पूर्ण चुंबक बन जाते हैं तथा प्रत्येक भाग में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। यदि इन भागों को पुनः तोड़ दिया जाए तब भी प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होगा, अतः चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में देखते हैं हम लोग। जब 2 वस्तुओं कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्रेडिट कार्ड का स्वाइप इसी पर आधारित होता है। नाभिकीय भौतिकी के बारे में देखते हैं हम लोग। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। इनकी तरंगदैर्घ्य प्रास 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक होती है। एक्स किरणों की खोज राउंटजन ने की थी। एक्स किरणें सीधी रेखा में चलती है। ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती है।
ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि घटनाओं को प्रदर्शित करती है। एक्स किरणों का अधिक समय तक का प्रभाव मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। एक्स किरणों का उपयोग शल्य चिकित्सा, रेडियोग्राफी, जासूसी तथा व्यवसाय के लिए किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रियाएं, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। नाभिकीय अभिक्रिया वह प्रक्रम है जिसमें दो नाभिक या नाभिकीय कण आपस में टकराने के बाद नए उत्पाद बनाते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नाभिकीय संलयन देखते हैं, जब दो या दो से अधिक छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण तथा तारों की ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय वियोजन या विखंडन के बारे में देखते हैं। जब एक बड़ा नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है तो यह प्रक्रिया नाभिकीय वियोजन या नाभिकीय अपघटन कहलाती है। इस विधि में ऊर्जा का अत्यधिक मात्रा उत्सर्जित होता है। लेजर तथा राडार के बारे में देखें। लेजर एक ऐसा यंत्र है जो एक प्रक्रिया यानी प्रेरित उत्सर्जन के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित करता है। लेजर का उपयोग शल्य चिकित्सा, गुर्दा पथरी, नेत्र उपचार आदि में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। राडार यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसकी सहायता से वायुयान, जलयान, मोटरगाड़ी की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का पता लगाती है। अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार प्रणाली ये टॉपिक है। अर्धचालक के बारे में देखते हैं। सेमीकंडक्टर वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते लेकिन पदार्थ का ताप बढ़ने पर आवेश का प्रवाह करते हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। इनकी विद्युत चालकता चालक एवं कुचालक पदार्थों के बीच होती है। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक पदार्थ एक अचालक की भांति होता है। जब किसी अर्धचालक में अति अल्प मात्रा में कोई उपयुक्त अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है। वांछित अशुद्धि को उपयुक्त विधि द्वारा अर्धचालक से अर्धचालक में मिश्रित करना मादन या डोपिंग अथवा अपमिश्रण कहलाता है। मिश्रित अपद्रव्य के आधार पर बाह्य अर्धचालकों को दो भागों में बांटा गया है। N प्रकार के अर्धचालक इस प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है और P प्रकार के अर्धचालक इस प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह कोटरों के कारण होता है। ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं हम लोग। यह P और N प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। ट्रांजिस्टर को दोलित्र के रूप में प्रघेन किया जा सकता है। यह दोलित्र को आवर्धक माना जा सकता है जो कि स्वतः ही निवेशी निर्देश उत्पन्न करता है। ट्रांजिस्टर दोलित्र के आवश्यक भाग निम्न हैं। ट्रैंक परिपथ, यह प्रेरकत्व L तथा प्रतिवर्ती धारा C वाला संधारित्र मिलकर ट्रैंक परिपथ बनाते हैं। दूसरा है प्रवर्धक, यह बैटरी से DC ग्रहण करके इसे AC शक्ति में बदलता है। आवर्धक दोलित्र की क्षमता को बढ़ा देता है। ये प्रवर्धक जो है यह बैटरी से DC यानी डायरेक्ट करंट ग्रहण करके इसे अल्टरनेट करंट शक्ति में बदलता है। आवर्धक दोलित्र की क्षमता को बढ़ा देता है यानी DC को AC में बदल देता है। पुनर्निवेशी परिपथ पर तीसरा में है पुनर्निवेशी परिपथ या परिपथ निर्गत ऊर्जा का एकमात्र पुनः टैंक परिपथ को निवेशित कर देता है। संचार प्रणाली के बारे में देखते हैं हम लोग। संचार शब्द का तात्पर्य है सूचना को भेजना, ग्रहण करना एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा इसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना है। संचार प्रणाली का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रकाशीय अवस्था में किया जाता है। प्रेषी संचार से चैनल ग्राही संचार प्रणाली के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। सूक्ष्म तरंग संचरण, माइक्रोवेव, माइक्रो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज जो होती है। माइक्रो तरंग संचार का उपयोग रडार में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवेन में इसी तरंग का उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय तंतु का उपयोग दूर संचार में संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। मात्रक एवं मापन से प्रश्न है। पहला है निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो द्रव्यमान की इकाई जो है डाइन नहीं है, बाकी ग्राम भी है, किलोग्राम भी है, पाउंड भी है और ये नहीं है तो हमें नहीं बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दूसरा, बल का मात्रक होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या बल का मात्रक न्यूटन भी होता है और ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, फैराड किसका मात्रक है। तो इसका जो आंसर है वो है
जूल प्रति किलोग्राम, यह जो है धारिता का मात्रक जो है फैराड होता है। तीसरा का जो है सी आंसर सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है, तो क्या है इसका जो है जूल प्रति कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। बल फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, यानी बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध का जो मापने का इकाई है या प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, और ओम का सिंबल इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन देखें। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो कौन सा यूनिट है, तो इसका 7 का जो सही आंसर है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो कौन सदिश राशि है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्थिति और वेग। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गति जो है सदिश मात्रक नहीं है। 9 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 10 है। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो किससे ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका आंसर है लैक्टोमीटर से। 11 नंबर क्वेश्चन है। गाइगर मुलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है, तो क्या जांच की जाती है, इसका आंसर है रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है, तो इसका आंसर है पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो 13 का आंसर है उतापमापी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन देखें। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर है लुइस ई वाटरमैन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 16 नंबर है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर है हैरी ब्रियरली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो इसका सही आंसर है 17 का वो है डायनामाइट का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अपगर स्केल क्या है, तो 18 का जो सही आंसर है वो है 18 का जो सही आंसर है वो है आपका एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है अपगर स्केल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन है। पिस्तौल या रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो 19 का जो सही आंसर है वो है आपका सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गति के नियम एवं बल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद की पथ कैसा होगा, तो 20 का जो सही आंसर है वो है परवलय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है, तो इसका आंसर है उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर। न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है किसका, तो जड़त्व की, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है 23 का वो है न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर है न्यूटन के तृतीय गति नियम के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है यानी धक्का देती है, इसका कारण क्या है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बॉल को लपकते कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे पीछे कर लेता है, तो 26 का जो सही आंसर है वो है आवेग को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है, तो किस बल के कारण रुकता है, तो ये जो है घर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखते हैं हम लोग कार्य शक्ति एवं ऊर्जा चैप्टर से देखते हैं क्वेश्चन। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या करता है, तो कोई कार्य नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। 28 का जो है सी होगा सही।
नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को भी वेग प्राप्त होता है तो पिंड की शक्ति होगी, तो इसकी शक्ति कितनी होगी? तो इसका आंसर है F भी। 29 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकेंड में करती है, मशीन की शक्ति होगी, तो मशीन की शक्ति कितनी होगी? तो 30 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 50 वाट। इसको जो है क्या करना होगा? तो 500 से और सेकेंड से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 50 वाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है, तो क्या है? 31 का सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी यानी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो कौन सा ऊर्जा भंडारित रहता है घड़ी की सुई में? तो इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 33 नंबर क्वेश्चन। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, तो कौन सा ऊर्जा कहते हैं? 33 का सही आंसर है ताप ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 34 नंबर क्वेश्चन देखें। जल विद्युत संयंत्र क्या परिवर्तित करता है? तो इसका जो आंसर है वो है गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो 35 का जो सही आंसर है वो है बैटरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो इसका जो आंसर है 36 का वो है न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 37 नंबर क्वेश्चन। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो इसका आंसर है पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच तो क्या होता है? उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहेगी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है 39 का वो है ध्रुव रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा तो कितना होगा? तो द्रव्यमान स्थिर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव होगा? तो 41 का सही आंसर है भार नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 42 है। पृथ्वी का प्लायन वेग है, तो पृथ्वी का प्लायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी इतना वेग से जो है पृथ्वी से कोई वस्तु को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाएगा तो वह जो है फिर वापस नहीं आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के प्लायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए, तो कितना ऊर्जा होनी चाहिए इसके लिए? तो इसका जो है 0 ऊर्जा होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा पर प्लायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन देखें। अब ठोस तथा द्रव पदार्थों के गुण से संबंधित प्रश्न है। दाब की एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी दाब का एसआई मात्रक इसे पास्कल भी होता है, जिसको पीए से सूचित करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। द्रव्यमान मास प्रति यूनिट आयतन वॉल्यूम क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है घनत्व, डेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है यानी तैरती है? तो 48 का जो आंसर है वो है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 49 नंबर क्वेश्चन। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो यह जो होता है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब जो है उष्मा से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है? तो इसका आंसर है कांच, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और सबसे सर्वोत्तम चालक यानी अच्छा चालक बोला जाता है तो चांदी होता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है? तो 51 का जो सही आंसर है वो है आपका लकड़ी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करती है, तो किस पर नहीं करती है? तो 52 का जो सही आंसर है वो है घर्षण पर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 53 नंबर क्वेश्चन। उष्णता यानी उष्मा भी कह सकते हैं इसे, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं
थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 53 का सही आंसर सी है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है, तो किससे संदर्भित नहीं होती है? तो इसका जो आंसर है वो है थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है। बाकी अणुओं की गति से संदर्भित होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण से संदर्भित होती है, और पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण से संदर्भित होती है, लेकिन थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है। 55 नंबर क्वेश्चन देखें। डैश हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है, तो कौन इसका प्रवाह नहीं है? तो क्रमिक प्रवाह। बाकी सभी जो है प्रति प्रवाह, काउंटर प्रवाह, समानांतर प्रवाह, हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार है। बाकी क्रमिक प्रवाह जो है नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो 56 का सही आंसर है सूर्यताप से यानी सूर्य के ताप से गर्मी आती है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें तो क्या इसमें होता है? तो उच्च चालकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 58। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था? तो 58 का जो सही आंसर है वो है मरकरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 59 नंबर क्वेश्चन है। वह तापमान क्या है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है? तो इसका जो सही आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर 59 का बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। मानव शरीर का औसत तापमान होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है? इसका आंसर है कम तापमान को जो है क्रायोजेनिक दर्शाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो इसका जो आंसर है वह है केवल द्रवों और गैसों में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो 63 का जो सही आंसर है वो है बी यानी संवहन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो इसका आंसर है विकिरण से। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो विकिरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? तो 65 का सही आंसर है वो है अच्छा विकिरक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। अब जो है तरंग से संबंधित प्रश्न है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 67 नंबर क्वेश्चन। डेसिबल क्या है? तो डेसिबल जो है वो है ध्वनि स्तर की एक माप है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 68। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? श्रवित ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 69 नंबर क्वेश्चन है। प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से, तो प्राश्रव्य की कितना होता है? तो 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो 69 का जो सही आंसर है वो है ये जो है प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति जो होती है इसका जो है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है वायु के दाब पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 71 नंबर क्वेश्चन। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितना होना चाहिए? तो लगभग जो है 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 72 नंबर क्वेश्चन। सोनार का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 73। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो 73 का जो सही आंसर है वह गामा किरण की सबसे कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अवरक्त किरणें क्या है? तो अवरक्त किरणें क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम लोग प्रकाश से संबंधित प्रश्न देखते हैं। जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं यानी पारदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 76 नंबर क्वेश्चन है। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ENT डॉक्टर क्या हुआ? मतलब आँख, नाक और थ्रोट यानी गला। तो इन सभी में जो है माने गर्दन से ऊपर के जो डॉक्टर होते हैं ENT डॉक्टर कहलाते हैं। गर्दन से ऊपर का इलाज करेंगे, आँख, कान, नाक, जीभ,
त्वचा, नाक, ये सभी का। तो ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो 76 का आंसर है अवतल होता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77, कारों के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है परवलयिक अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है वो है अपवर्तन का। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं है? तो 81 का सही आंसर है डी, यानी सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं है। बाकी सभी जो है रातों में तारे की टिमटिमाहट, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ये सभी जो है वायुमंडलीय प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है तो क्या होता है? तो 82 का जो सही आंसर है वो है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। मरीचिका का कारण है तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो है वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मरीचिका होता है। मरीचिका जो है जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है कि दूर स्थित सड़क पे जब हम चलते हैं तो लगता है कि आगे जलाशय है यानी पानी है, लेकिन आगे जाने के बाद पता चलता है कि पानी है ही नहीं। या फिर मरुस्थलीय इलाकों में बालू ही बालू जहाँ होता है वहाँ भी इसी तरह के भ्रम की स्थिति बन जाता है। जानवरों को, ऊँट को और भी जानवर को लगता है कि वहाँ पे आगे जलाशय है, लेकिन आगे जाने के बाद जलाशय नहीं होता है, तो ये मरीचिका होता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश किरण प्रकाशीय तंतु में चलती है तो 84 का जो सही आंसर है वो है बी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85, जल में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो 85 का जो सही आंसर है वो है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो इसका आंसर है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 87 नंबर क्वेश्चन, एक श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड रंग में काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर है वह सभी रंग अवशोषित करता है इसके कारण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगी, तो इसका जो आंसर है फोकस बिंदु पर रखने पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि के लिए अवतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, अबिंदुकता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है 90 का ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलेंडरी लेंस। नेक्स्ट है विद्युत एवं चुंबकत्व से संबंधित प्रश्न है, ओम का नियम सत्य है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। 92 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र है, तो विभवांतर को जो है वोल्ट मीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो, तो ऑप्शन नंबर 93 का बी होगा, यानी जिसका गलनांक कम हो उसी का जो है फ्यूज बनाया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, तो इसका आंसर है उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के द्वारा जो है पहचाना जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो यह जो बना होता है टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? तो इसका आंसर है प्रेरक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो इसका जो आंसर है 97 का वो है कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है, माने कौन पदार्थ है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य जो है? तो इसका जो है आंसर
नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 99 ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर है वो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 100 नंबर क्वेश्चन है डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो क्या करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 101 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो इसका जो सही आंसर है दिष्टकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 102 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है, तो 102 का सही आंसर है तांबा, कॉपर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 103 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है, तो इसका सही आंसर है लोहा, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 104 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, टेस्ला चुंबकीय डैश की इकाई है, तो किसकी इकाई है, तो 104 का जो सही आंसर है वो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है टेस्ला है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है नाभिकीय भौतिकी से संबंधित प्रश्न है। 106 नंबर क्वेश्चन, सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा में प्रकाश का स्रोत क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 107 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम आधारित है, तो किस पर आधारित है, यह जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और इससे जो है अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 108 नंबर क्वेश्चन, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, तो 108 का सही आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम से जो है तारे बने होते हैं। और सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य भी जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार प्रणाली से संबंधित प्रश्न है, तो अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं, तो 109 का सही आंसर है डोपिंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से विषम पद है, तो कौन सा विषम पद है, तो इसमें जो है माइक्रोवेव विषम पद है, बाकी सभी जो है एक समान है, तो माइक्रोवेव जो है इन सभी से विषम है।